हेलो। बीकॉम पार्ट 3 स्टार्टिंग करते हैं एक नए मंडे से, नई शुरुआत 2022-23 सेशन के लिए। पार्ट 3 में हम बात करें, हमारे पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। मेन टारगेट है 600 में से मार्क्स को हाई लेवल पे लेके जाना। आप 400 की रेंज में या 500 की रेंज में कहाँ लाए करते हैं। 400 से बिलो रेंज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। 4 इवन मैं कहूंगा 420 से बिलो रेंज तो चाहिए ही नहीं। फाइनल ईयर का बोल रहा हूँ, मुझे 420 मार्क्स कम से कम चाहिए आप सबसे। तो आपके पास 420 के ऊपर आपको स्कोर करना है, नीचे की तो सोचनी ही नहीं है। मतलब 420 इज फॉर क्वालिफाइंग, ये मान लीजिए आप तो कि क्वालिफाई करने के लिए 420 चाहिए ही चाहिए। तो कैसे और क्या प्लानिंग रखेंगे हम लोग, वो मैं आपके सामने सारी चीजें एक एक करके लेकर के आऊंगा। और उसमें मेरे व्हाट्सएप स्टेटस और व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट आपकी बहुत मदद करेंगे। यानी मेरी क्लासेस के बाद डेली इवनिंग में या जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ आपको बूस्टअप इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा रिगार्डिंग द रनिंग चैप्टर और एज वेल एज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एंड साथ में एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटी क्या प्लान आउट कर रही है और हमें कैसे उसको हिट करना है और कैसे स्कोर करना है, हम उस पूरे पे बात करते रहेंगे अपनी क्लासेस के बीच में। तो क्लासेस के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो प्लीज ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर करें। बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो स्टडी मटेरियल में जहां पे आपने क्लिक किया है वहां पर ही आप पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो चैप्टर की सारी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल होंगी। और फिर भी अगर किसी पीडीएफ या क्वेश्चन के आंसर या बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है या पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चंस के आंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मेरा फोन नंबर 9983912345 या 9983712345, इन दोनों नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग और व्हाट्सएप के लिए ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर केवल कॉलिंग के लिए हम प्रेफर करेंगे। तो ये नंबर आपने नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंगली और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स की एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे चेहरे और नॉलेज लेना चाहते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट 3 है, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात अगर एबीएसटी की करें तो हमारे पास दो पेपर हैं। सब्जेक्ट तो यही होते हैं, पेपर 6 है हमारे पास, 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर है हमारे पास, है ना। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा लेकिन 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा यहाँ पे। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहां बच्चे कहते हैं सर ये तो थ्योरी है ना। जी नहीं, तो आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल। बट थ्योरी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में सबसे खतरनाक थ्योरी लगता है, थ्योरी है बट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरा का पूरा ऑडिट। सर कैसे, मैं बताऊंगा। इसके साथ एक तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, एग्जामिनेशन सेंटर से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो खुश होकर के सब पेपर शानदार हुआ है, लेकिन यहाँ मार्क्स का हमेशा दिक्कत रहती है, मार्क्स नहीं आते बच्चों के। रीजन बिहाइंड, स्टूडेंट इसको थ्योरी सब्जेक्ट मान करके कोई एग्जाम ना अंदर के लप्पे चलते रहेंगे, कुछ भी ऐसा एटीट्यूड रहता है। बट ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का चैप्टर है, अगर आपको किसी टॉपिक नॉलेज है तो आप वहां की थ्योरी लिख पाएंगे। आप क्या समझते हो प्रैक्टिकल जहाँ कैलकुलेटर चलता है? जी नहीं, कैलकुलेटर के अलावा जहां दिमाग भी चलता है वो एस्पेक्ट काम आएगी ऑडिट के अंदर। बात करेंगे गरिमा पब्लिकेशन की बुक यूज करेंगे इसके लिए, जिसे आप एमआर अग्रवाल भी बोलते हैं, नई या पुरानी कोई सी भी ले सकते हैं। सेकंड बुक एडवांस अकाउंटेंसी, आरबीडी की बुक चाहिए होगी, नई बुक, बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है एडवांस अकाउंटेंसी। ईएएफएम में हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और बीएडीएम में भी 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ का सेकंड पेपर हमारे पास बिजनेस बजटिंग रहेगा, जिसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं इधर से। और यहाँ पर भी हमें गरिमा पब्लिकेशन की एमआर अग्रवाल बुक की नीड रहेगी। ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का पूरा बंच है। वो जो 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा, उनकी बात हम लेटर ऑन करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ्स के बाद। तो उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या प्लानिंग है, एक ये रहा हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, नंबर 1 2 और 3 इधर वाले, ये 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी बीएडीएम के 2 और एएफएम का फर्स्ट पेपर, इनके लिए हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे, साथ ही साथ गैस पेपर्स का भी मैटर रहेगा, बट वो सब लेटर ऑन, अभी पहले प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट ऑडिट मैनेजमेंट एक छोटा सब्जेक्ट, बिजनेस बस्टिंग एक छोटा सब्जेक्ट, एडवांस एक जंबो साइज सब्जेक्ट। अगर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन कॉलेजेस में एडवांस अकाउंटेंसी ऑप्ट नहीं करने दी जाती है, लाइक आप एलबीएस कॉलेज की बात करें तो वहां पर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए फोर्स किया जाता है। अगर आप राजेश पायलट कॉलेज से हैं दौसा, तो वहां पर आपके साथ जीएसटी के लिए आपको कंपलसरी फोर्स किया जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको कॉलेज वैसा कहता है तो उसकी स्टडीज हम अकॉर्डिंगली आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। बट एक कॉमन पैटर्न सारी दुनिया जो अपनाती है और बेस्ट पैटर्न यही फिक्स है, तो हम इसकी जनरल वे में बात करेंगे। ये बात रही हमारी बीकॉम फाइनल ईयर के लिए। क्लास में अगर एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बात भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। चलिए सब शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास का टाइमिंग की बात करूं, अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो क्लास का टाइम 8 बजे, 12 बजे और 6 बजे, 3 टाइमिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें अभी हम 8 और 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 बजे वाला ऑप्शन बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आप दोनों टाइमिंग में से किसी में भी आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, है ना। ऑनलाइन क्लास की बात करें 24/7 है, उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। रिसेप्शन आपकी पूरी मदद करेगा इस क्लास को कैसे कंडक्ट करना है। अनलिमिटेड टाइम एक्सेस से ध्यान रखिएगा इस क्लास के अंदर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, करें स्टार्ट। बिजनेस बस्टिंग की बुक एक बार और छोटी सी रह गई। आप लोग जो लोग नए और पहली बार जुड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन पे नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो उस नंबर पे आप मेरे से डिमांड कर लीजिए तीनों सब्जेक्ट की स्टार रेटिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की स्टार रेटिंग क्या है, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, कौन सा थ्योरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक पेज बना रखा है। वो पेज आपको व्हाट्सएप पर रिसेप्शन शेयर कर देगा, आप व्हाट्सएप पे डिमांड कर लीजिए मेरे ये मेन वाले व्हाट्सएप वाले नंबर पे। और लिखना क्या है सर, 3rd ईयर स्टार रेटिंग, बस इतना सा लिख दीजिए, 3rd ईयर स्टार रेटिंग। इतना सा लिखते ही आपको रिसेप्शन श्योरली शेयर कर देगा 3rd ईयर के सारे इंपॉर्टेंट कहानियां जो हम शेयर करते हैं सभी को। तो आप डिमांड कर लीजिएगा प्लीज मेरे नंबर पे, इवन अभी डिमांड कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस बस्टिंग के इंडेक्स से। एक बार इंडेक्स आप लोग खोल लेंगे तो मैं हल्की सी बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं अभी सेशन चल रहा है 22-23, 5 यूनिट आपके सिलेबस में आने वाली है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। इन 5 यूनिट्स में आपके पास 2-2 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको अटेम्प्ट करना है एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स का। हमारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 होना चाहिए, 19 मेरे को पसंद नहीं है, और लेकर आते हैं बच्चे, और वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना फोकस वहां करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात, एक बार आपकी बुक की यूनिट नंबर 2 पर डिस्कस करूंगा। यूनिट नंबर 2 कुछ नहीं खोलना, इंडेक्स में खोलना चाहो तो खोल लो, केवल एक सिंगल चैप्टर है, बिजनेस फोरकास्टिंग। हम नेक्स्ट कंपनी है ना, केवल सिंगल चैप्टर। सिंगल चैप्टर मींस अब बताइए क्या दिमाग में घूम रहा है आपके, सिंगल चैप्टर का मतलब एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, 2। हमने एक चैप्टर किया और पता है कितने दिन का चैप्टर है, ओनली 3 आवर्स का चैप्टर है, 3 आवर्स। तो 3 दिन में कंप्लीट में कर लो, और 1 दिन में करते हो तो 1 दिन में कर लो। पहली बार करेंगे 3 घंटे लगेंगे, दूसरी बार करेंगे 2 घंटे लगेंगे, तीसरी बार करेंगे आधे घंटे में चैप्टर खत्म। क्या बात कर रहे हो सर, यस 20 आउट ऑफ 20, इसीलिए इसको पहले दिखाया आपको अलग से। और दिखाऊं, चलिए एक और, यूनिट नंबर 4 सिंगल चैप्टर, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, प्रोडक्ट एंड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर भी आपके लिए मेनली बनने वाला है 20 मार्क्स के लिए, कोर चैप्टर, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, या फिर दोनों प्रैक्टिकल इस चैप्टर वाले हैं। तो 2 चैप्टर दे दिया आपको बाबा जी की बूटी, और दे दूं, आइए जरा। यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो यहां एक नहीं 2 चैप्टर्स हैं, हम एक को ले लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। बात करते हैं, एक चैप्टर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी, सॉरी प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी सर क्या कहता है चैप्टर, चैप्टर कहता है कहीं भी किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी फीजिबिलिटी करो, उसकी प्लानिंग करो। मींस आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, कस्टमर को, गवर्नमेंट को आपका प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट गवारा नहीं है, मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपको उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, क्योंकि आप पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। जो सोसाइटी कहती है आपको उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम जैसी पार्टी में जाते हैं वैसे ड्रेसिंग कर लेते नहीं कर लेते, है ना? एथनिक पहनना एथनिक पहनेंगे, है ना? फॉर्मल्स पे आना फॉर्मल्स पे, है ना? वेस्टर्न पे जाना तो वेस्टर्न पे। तो अगर आप वहां से ऑर्ड करेंगे तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपकी बुराइयां होनी शुरू हो जाएगी, और अगर मार्केट में आपकी बुराई होती है आपका बिजनेस खत्म होना तय है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फिजिबिलिटी स्टडी कहती है मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहा है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाओ, और उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी चेक करो, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोग उतना पे करने के लिए राजी है, क्या लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो तो हम काम को नहीं करने वाले। इसके ऊपर डिटेल में, ये थियोरेटिकल चैप्टर है, हम इस पे फोकस ना के बराबर करेंगे, नहीं करेंगे। आओ, और एक चैप्टर यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा मेन कोर एरिया। जी इधर आइएगा, मैं यहां बिजनेस फॉरकास्टिंग, यहां प्रोजेक्ट प्लान, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्शन डिसीजन, और यहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 3 चैप्टर करूंगा और मेरे 60 मार्क्स श्योर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक यहां से, ये हमारा वाला है, ये हमारे वाला नहीं है। पढ़ के दोनों जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, सेफर साइड के लिए, बट फोकस कहां करना है इस बार? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना है। तो एमकॉम वाले स्टूडेंट्स भी अगर क्लास में बैठे तो मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज हम शुरुआत करने वाले हैं, और एमकॉम वालों के बिजनेस बस्टिंग में भी है और एफएमएन कंट्रोल में भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बीकॉम वालों के बिजनेस बस्टिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों के कंफर्म आएगा, 100% आने वाला है। सर हार्ड है इजी? हार्ड हम पढ़ते नहीं, इजी हम छोड़ते नहीं। प्लीज कुछ नोट करना है, आपने इंडेक्स में लिखना हो तो प्लीज, मेरा लिखा हुआ फालतू नहीं होता, मुझे आपसे ज्यादा जोर आता है क्लास के अंदर। प्लीज नोट करना चाहें तो नोट करिए इसको। चलिए बात करते हैं, एक नए पेज पे हेडिंग डाली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5th यूनिट में है, लास्ट चैप्टर है, पहले पहले कैसे पढ़ा रहे हो आप? हमारी बुक में किसी भी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, सभी कपिल शर्मा के शो की तरह है, जब देखना शुरू करो तभी से समझ में आना स्टार्ट। आपको रिकैप देखने की नीड नहीं है, अब तक आपने देखा कि कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से शुरू, यहीं से पूरा समझ में आएगा। 20 आउट ऑफ 20 5 डेज का चैप्टर है, खत्म करेंगे और टेस्ट लेके इसको बैकअप करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुने, कोशिश करें क्लास में रफली लिखें या ना लिखें, रफली लिखें या ना लिखें, और घर पर इसके वीडियो की मदद से दोबारा लिखें ताकि एक बार मौका और मिले, और मेरी तरह जोर आता है तो यहीं लिख लीजिएगा। आइए साहब शुरुआत करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। फ्लो में रहूंगा, क्लास में क्वेश्चन पूछना अलाउ है, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉल करें, और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो अभी 2 वे आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पूंजी की लागत हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी लिखूं या रहने दूं? है ना, एग्जाम में इंग्लिश चलेगी सभी के लिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, थ्योरी में हिंदी लिखनी पड़ती है हिंदी वालों को। चलो हिंदी लिखूं या रहने दूं? चलने दे, अगर एक जना भी डिमांड करेगा तो लिखूंगा। ये कह रहे हैं लिख लीजिए, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। नहीं डिमांड है तो बिल्कुल पूंजी की लागत। आइए बात करते हैं, क्या पैसा फ्री में अरेंज होता है? क्या पैसा अरेंज कर होती है? यस, पैसा सर लोन लेके आएंगे तो लोन पर देना पड़ेगा, अगर इक्विटी शेयर से अरेंज करते हैं तो वहां डिविडेंड देना पड़ता है। सेम फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पर भी डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। लेंगे तो हाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग एक वर्ड यूज में ले रहा हूं, अनदर नेम रिजर्व्स एंड सरप्लस। कुछ लोग नहीं समझते रिजर्व सरप्लस, है ना? तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की अगर हम बात करें तो क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस से पैसा अरेंज करने की कोई कॉस्ट होती है? यस होती है, बताता हूं। मेरे पास बहुत सारा पैसा रिजर्व में पड़ा है, रिटेन अर्निंग मतलब रिटेन किया हुआ पड़ा है, मेरी अर्निंग्स को रिटेन करना यानी रख लेना।
पैसा मैंने बैंक में जमा करा रखा है, बैंक वाले उस पर मुझे क्या देते होंगे, इंटरेस्ट। उस पैसे को मैंने बैंक से निकाल लिया और अपने डाल दिया, इसमें डाल दिया, वहां से चालू रहेगा बंद हो जाएगा, बताओ? वहां से इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। अब वहां से आना इंटरेस्ट आना बंद हो गया, अपनी कॉस्ट लगी नहीं लगी? लग गई ना, नुकसान तो हो रहा है ना, ठीक है। तो पैसा अरेंज करने की कॉस्ट होती है, फ्री में पैसा अरेंज नहीं होता। आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करना है और वहां से अरेंज करना है जहां से सबसे सस्ता पड़ता हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। मैंने एक जूस एंड शेक कॉर्नर खोला, यानी शॉप खोली एक, और इस शॉप के लिए मेरे को अमाउंट की जरूरत थी ₹20 लाख। 20 लाख रुपए मैं लोन पे लेकर के आया हूं बैंक से या फिर मार्केट्स में किसी साहूकार से। इस लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। इंटरेस्ट मींस 8% की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इस पैसे को मैंने 20 लाख रुपए को लोन पे लिया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अपने बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट किया, बिजनेस मेरे को कमा करके देगा। अब से कितना कमाना चाहूंगा, मोर देन 8% और अप टू 8% और लेस देन 8%? ऑब्वियसली मोर देन 8%। अरे सर, आप अगर आपका लोन है तो कम से कम 12 या 15% कमाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले 12-15% कमाओगे, अपने बिजनेस के खर्चे भी तो निकालोगे। माना 8, कुछ घर पे भी लेके जाओगे, खुद भी खाओगे पियोगे, ड्राइंग्स भी तो होगा, ठीक है। मान लीजिए 2% की ड्राइंग्स, तो अब 10 का टारगेट हो गया। बिजनेस के एक्सपेंसेस 3% के, अब 13 का टारगेट हो गया। बिजनेस में री इन्वेस्ट करके वापस बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, 1-2% और कमाना है, 2 और कमा लो, टारगेट हो गया 15%। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं 8% इंटरेस्ट पे पैसा लाता हूं और बिजनेस से 6% कमा रहा हूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। अरे भैया, बिजनेस से 6 कमा के 8 दे रहे हो, इससे बढ़िया तो घर बैठ जाते, काहे टेंशन ले रहे हो? इतनी रिस्क ली, इतनी कैपिटल लगाई, इतनी मेहनत करी, इतने एक्सपेंसेस कर रहे हो और फिर भी जा रहे हो, घर से बढ़ रहा है। तो आपको अपने बिजनेस की कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि किस रेट में पैसा हो रहा है। आपने बहुत बिजनेसमैन को देखा होगा, भाई साहब मेरे तो पड़ता ही नहीं खाता, या मैडम मेरे तो मार्जिन ही नहीं है इतना, तो हमारे सुना होगा ये डायलॉग, है ना? ये जनरल कॉमन डायलॉग है जो एक बिजनेसमैन दिन में 150 बार तो 100-200 झूठ बोलता है और बोलता है, ठीक है। तो नहीं खाता, उसके मार्जिन ही नहीं है, मींस उसकी कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, उसको लग रहा है कि इससे मेरे को लॉस होने की संभावना है, तो मना करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी मैं नहीं बेच सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसका टारगेट उसको मालूम पड़ जाता है कि मुझे कम से कम इतना तो कमाना है। क्या? ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में क्या कैलकुलेट करना है, हमारे इस लोन की कॉस्ट का परसेंटेज। सर लोन की कॉस्ट का परसेंटेज मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा वो तो लोन में पता होगा ना वो किस रेट से लोन उठा रखा है। जैसे मैंने मेरी कार पे लोन उठा रखा है और वो 8.5% की रेट से मैंने उठा रखा है, तो पता पड़ गया ना 8.5%। तो काहे कैलकुलेट करना बच्चों? नहीं, 8.5 का अगर आपने लोन उठा रखा है तो रियल में 8.5 नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है 8.5 से। क्यों? एडिशनल चार्जेस भी बहुत सारे लग, आपको 4 चक्कर बैंक के काटने पड़े थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी थी, बहुत सारा वैल्यूएशन करवाना पड़ा था आपको, फ्री में शेयर्स अरेंज से पैसा अरेंज करते तो क्या डिविडेंड की कॉस्ट होती है या नहीं? सेबी के चार्जेस लगते हैं, ब्रोकर अंडरराइटिंग कमीशन लगता है, बहुत सारी ब्रोकरेजेस लगती हैं, बहुत सारी स्टाम्प ड्यूटीज लगती हैं, डालने पड़ते हैं। इनकी कॉस्ट कौन लेगा? ये भी तो कॉस्ट है, ये भी लोन लेने की ही कॉस्ट है, इसे भी कंसीडर किया जाएगा, जाना ही जाएगा, है ना? तो अपने को अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसको निकालने के 4 एरियाज है। नंबर 1 लिखना शुरू करें प्लीज, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर के आगे आप सिलेक्ट करते हैं लोन। इस पूरे चैप्टर में एक जैसा कंसीडर किया है, तो मैंने दोनों को 2 बार ना लिख करके वंस अपॉन ए टाइम। सेकेंड वन, कोशिश करें अगर एक लाइन छोड़ के लिखे तो सोने पर सुहागा रहेगा। कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड वन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड फोर्थ वन, कॉस्ट ऑफ retained earnings, cost of retained earnings। आप या तो डिबेंचर या लोन से पैसा लाएंगे, या प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाएंगे, या इक्विटी शेयर से पैसा लाएंगे, या रिटेन अर्निंग से पैसा लाएंगे। पैसा जहां से भी लाएं उसकी कॉस्ट लगने वाली है, और हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ लोन को बच्चों के डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस कर प्लीज, रुको 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 रुको। कॉस्ट के लिए सी के यूज लिया गया है, और डिबेंचर्स के लिए डी, लोन के लिए भी वही डी है ना, और डी स्मॉल लेटर में थोड़ा नीचे किया हुआ है, जरा यहां घूरिएगा इसको। के पी के ई के आर, ये पी ई और आर थोड़े में और थोड़े नीचे हैं, प्लीज नोट करते रहें। इन सबको मर्ज किया तो हमारे सामने आएगी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। अब देखिए, एक बिजनेसमैन, फोकस करें, एक बिजनेसमैन केवल डिबेंचर से पैसा अरेंज करेगा क्या, या केवल इक्विटी से अरेंज करेगा क्या? नहीं, हो इनका मिक्सचर हो सकता है, थोड़ा इक्विटी से, थोड़ा डिबेंचर से, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर से, ऐसा हो सकता है ना। तो एक कॉस्ट मिक्सचर को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। अनदर नेम, सॉरी, अनदर नेम से पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा के ओ, के ओ। इसका एक और नेम है WACC। अब स्पेस नहीं बच रहा होगा इधर लिखने का, नीचे भी लिख सकते हैं। इन सब का जो है उसको बोला गया WACC, बोले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजी की भारित औसत लागत। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी भी लिखेंगे प्लीज, जहां मुझे लिखवानी होती है मैं लिखवा देता हूं। अब सुनो, टोटल मिला के 5 टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। केपी, केई, के आर, केडी, केपी, केई, के आर और के ओ का एक और नाम WACC। ये 4 मार्क्स का आता था, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स है। हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं आता, हमारे एग्जाम में आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 20 मार्क्स के लिए के ओ। तो सर हमें फिर के ओ ही पढ़ा दो, ये तो रहने दो जी। के ओ पढ़ने के लिए बाकी 4 का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये 4 व्हीलर है, ये बॉडी, ठीक है, तो आपको पूरा ही चलाना पड़ेगा, बिना व्हील्स के बॉडी नहीं, बिना बॉडी के व्हील्स का काम किया है ना। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चैप्टर फॉर्मूला बेस, आइए थोड़े से फॉर्मूलाज पढ़ना शुरू करते हैं डिबेंचर्स के लिए। मैं एक नया पेज लेने जा रहा हूं, उम्मीद कर लिया होगा। मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, के डी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के डी। फाइन। बात अगर केडी की करें, सुनना जरा, डिबेंचर्स 2 टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल जिनका रिडम्पशन होगा,
इरिडीमेबल जिनका रिडम्पशन नहीं होगा, है ना। जिनका रिडम्पशन होगा, जरा सुनना, एक कंपनी के हमारी कंपनी के डिबेंचर्स हैं और उन डिबेंचर्स का हम 2-4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल बाद रिडम्पशन करने वाले हैं तो रिडीमेबल, और कभी रिडम्पशन नहीं करेंगे तो इरिडीमेबल, है ना। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में लाइफ दे रखी है 10 साल तो इसका मतलब क्या है? 10 साल बाद क्या होगा? और क्वेश्चन में लाइफ नहीं दी रखी, कोई लाइफ नहीं है, तो फिर क्या है वो? इरिडीमेबल। तो हल्का सा लिखना शुरू करेंगे। पहले इरिडीमेबल, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा इरिडीमेबल है? लाइफ नॉट, लाइफ गिवन नहीं होगी, 10 साल 4 साल 5 साल गिवन नहीं होगी। दो प्रकार की होती है, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आप बहुत अच्छे समझते हैं। मार्केट से हम एक फैन लेकर गए, इलेक्ट्रिक फैन लेकर के आए। मैंने कहा भाई साहब कितने का पड़ेगा? बोले 700 रुपीज का पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है दे दो। बोले, मैंने कहा बिल भी दो। बोले बिल लोगे तो 18% एक्स्ट्रा। मैंने कहा का? बोले टैक्स जीएसटी लगेगा, है ना। तो बिफोर टैक्स 770, आफ्टर टैक्स महंगा पड़ेगा हमको, पक्का महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दो तरह की रेट देख रहे हैं। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला आई अपॉन एनपी मल्टी 100, आई अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये आई क्या है और एनपी क्या है? वेट थोड़ा फिर बताएंगे। केडी आफ्टर टैक्स, बहुत ही सिंपल। जो केडी आपने बिफोर टैक्स पढ़ी है उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं और आगे लगा दीजिए 1 माइनस टैक्स 8। एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, कैसे भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोर्ड पे दो फॉर्मूला लिखे हैं, एक बिफोर टैक्स और टैक्स। उम्मीद करता हूं बहुत हार्ड होंगे। जिन्हें हार्ड नहीं लग रहे हैं वो इधर आए, अब हार्ड लगवा दें आपको। नाउ रिडीमेबल शोधनीय, यहां मैं हिंदी में लिखना भूल गया, अशोधनीय। हाँ जी ध्यान दीजिएगा प्लीज। केडी बिफोर टैक्स, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है प्लीज। आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टी, रुकिए होल्ड अप, इस पूरे फॉर्मूलाज में डिवाइड बाय 3 करिएगा एक बार। सेंटर बड़ा डिवाइड बाय, एक ऊपर और एक नीचे। सेंटर वाले डिवाइड बाय के ऊपर है आई प्लस, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज सर ये फॉर्मूले याद कैसे होंगे? टेंशन कुछ नहीं करना, मस्त रहे।
अभी इनकी फुल फॉर्म सबकी लिखेंगे, टेंशन नॉट। केडी आफ्टर टैक्स, केडी बिना बोले पढ़ेंगे, केडी आफ्टर टैक्स जो आपने पढ़ा उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया गया है। सर ये तो पहले भी किया था, हाँ जो हमने इरिडीमेबल में किया था वही रिडीमेबल में। बात ऊपर से फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, सेंटर डिवाइड बनाया, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, आगे 1 माइनस टैक्स की रेट। नोट कर लीजिए प्लीज। डन। आइए लिख लेते हैं कुछ एब्रीवेशंस, बोले तो फुल फॉर्म्स। हाँ जी, इस आई बोले तो इंटरेस्ट का अमाउंट, स्मॉल टी बोले तो टैक्स की रेट, आरवी बोले तो रिडीमेबल वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू भी बोल सकते हैं, जब मैच्योर होगा तब कितने रुपए मिलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। एक बार बोर्ड पे फोकस, रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, जब वो डिबेंचर रिडीम होगा 10 साल 4 साल बाद, है ना, तब की वैल्यू। एनपी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड हिंदी मीडियम शुद्ध प्राप्तियां लिखेंगे यहां पे, शुद्ध प्राप्तियां। एन लाइफ कितने साल है, कुछ रह रहा है, सब आ गया, आ गया, आई अपॉन एन सब आ गया। अब यहां पर एक और पॉइंट लिख लेता हूं, अभी आया नहीं है, डी आने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं हाथों हाथ ही लिख देता हूं, डिविडेंड डिविडेंड अमाउंट, फिर एक एप्लीकेशन को अलग से लिखना पड़ेगा, इसी से जाएगा। चलने दे, नेट प्रोसीड्स होती है, ये सीखना पड़ेगा आपको। इशू समझ प्लीज, हम एक कंपनी है, हम अपना शेयर डिबेंचर कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, यानी पब्लिक को दे रहे हैं। इशू करने का एक और वर्ड यूज कर सकते हो, सेल कर रहे हैं, हम अपना शेयर देंगे, पैसा वहां से आ जाएगा, यही होता है। उस टाइम निकलती है प्रोसीड्स, क्योंकि उस टाइम में पैसा हमारे हाथ में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनको पब्लिक को इशू करूंगा, यानी इशू करने को बोलेंगे हम पर सेल करना, और उस टाइम मेरे हाथ में कुछ रोकड़ा आने वाला है, जो पैसे हाथ में आएगा एट द टाइम ऑफ इशू या सेल के टाइम पर आती है नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कितना नेट पैसा आपके हाथ में आया। कैसे आती है नेट, कैसे? शेयर की फेस वैल्यू ले लो, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ दो, डिस्काउंट हो तो कर दो। प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ नहीं आ सकते, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, तो
एक चीज मिलेगी, प्रीमियम होगा तो ऐड कर देंगे, डिस्काउंट होगा तो लेस कर देंगे। लेस कर देंगे इशू के टाइम होने वाले एक्सपेंसेस, हमारे हाथ में नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। नेट प्रोसीड्स आ जाएगी सब। अच्छे से लिख लीजिए प्लीज, क्लियर क्लियर। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन समझाने की जरूरत है, आप सब लोग जानते हैं जी, रिडम्पशन समझाने की जरूरत है, जानते हैं। जब कंपनी के पास पैसे की कमी होती है, कंपनी पैसा लेना चाहती है तो शेयर इशू करती है। जब पैसा बहुत रहता है तो शेयर को वापस रीपरचेज करके पैसा लोगों का लौटा देती है, दैट्स कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन के आपके पास आती है रिडीमेबल वैल्यू, जिसका दूसरा नाम मैच्योरिटी वैल्यू भी। कैसे कैलकुलेट होती है बोर्ड प्लीज? फेस वैल्यू, एक बार बंद कर दीजिए प्लीज। फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस, रिडम्पशन के टाइम पे होने वाले एक्सपेंसेस। आपके हाथ में मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू आ जाएगी बोर्ड पे। सर वहां भी प्रीमियम, यहां भी प्रीमियम, वहां भी डिस्काउंट, यहां भी डिस्काउंट, क्या ये प्रीमियम और डिस्काउंट एक है? ये प्रीमियम कब किस टाइम पर है? प्रीमियम या इशू, प्रीमियम या डिस्काउंट कब है? इशू के टाइम पर। और ये प्रीमियम या डिस्काउंट कब? रिडम्पशन के तक हो सकता है। अच्छे समझा दो, आइए जरा। ये एक शेयर की पूरी लाइफ है, लाइफ लाइफ लाइफ, मैंने लाइफ बोला है, वाइफ नहीं। यहां शेयर या डिवेंचर जो भी बोलो, सिक्योरिटी इश्यू हुई थी, यहां रिडम्पशन हुई थी। इस दिन फेस वैल्यू में प्रीमियम होगा जोड़ेंगे, डिस्काउंट होगा घटाएंगे, एक्सपेंसेस होगा घटाएंगे, क्या आ जाएगी? नेट प्रोसीड्स। इस दिन फेस वैल्यू में प्रीमियम होगा ऐड करेंगे, डिस्काउंट होगा लेस करेंगे, एक्सपेंसेस होंगे लेस करेंगे, क्या आ जाएगी? रिडम्पशन वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। तो सर हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि प्रीमियम कब है? ऑन सेल, इशू के टाइम पर है या ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पर है। सेम फॉर द डिस्काउंट, सेम फॉर द एक्सपेंसेस। हैव टू क्लैरिफाई ऑलवेज 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 कि वो प्रीमियम कब है, बॉन्ड के टाइम पे या डेथ के टाइम पर है। बॉन्ड और डेथ समझ पा रहे हो क्या? जब जन्म हुआ तब है तो नेट एडलेस होगा, नेट प्रोसीड्स में एडलेस होगा, नेट प्रोसीड्स में एडलेस होगा, और जब डेथ के टाइम पर है तो रिडम्पशन वैल्यू में लेस होगा। तो ये जो मैंने अभी सीन बोर्ड पे क्रिएट किया है, ये सीन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। वो प्रीमियम होता है, इशू का जोड़ देते हैं रिडम्पशन में, रिडम्पशन को होता है जोड़ देते हैं इशू में, गोलमाल करते रहता है। प्लीज यहां पर मिस्टेक ना करिएगा, प्लीज नोट करें। सर ये डायग्राम भी बनाने का, यस।
चलिए मान लेते हैं आप नोट कर लिया होगा। तो ये अभी जितनी भी कहानी बताई गई है मैंने इसको चला के इलास्टिक किया है, बड़ा किया है, और अगर इसे समेटना चाहे तो रियल में मैं बोलना चाहूंगा ये कहानी केवल इतनी सी थी। एक बार फॉर्मूलाज पर वापस फोकस करिएगा। अच्छा बल से बताओ, इधर आओ, इधर 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 लिखना एक बार, लाइफ गिवन, लाइफ गिवन, ये लिखना भूल गए हम, लिख लीजिए प्लीज, लाइफ गिवन। अब आपको केवल और केवल इतनी सी बात पे फोकस करना है, अगर लाइफ नॉट गिवन है तो छोटे फॉर्मूलाज लगेंगे, और लाइफ गिवन है, लाइफ यानी एन 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 ही तो लाइफ, लाइफ गिवन है तो बड़े फॉर्मूलाज लगेंगे। तो बिड़ते ही आपको अटैक किस पे करना है, लाइफ गिवन है या नहीं है, लाइफ गिवन है तो बड़े फॉर्मूलाज, और लाइफ नहीं है गिवन तो छोटे फॉर्मूलाज। पकड़ पाएंगे? चलिए फॉलो मी, एक नया पेज लेते हैं, आइए जरा, पेज को सेंटर से दो पार्ट में तोड़ लिया, इधर लिखा के डी और इधर लिखा के पी। ओहो, यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फुल फॉर्म लिखने की अभी यहां पे नीड नहीं है, आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, लिखना शुरू करें प्लीज। नंबर 1, इररेडीमेबल, इररेडीमेबल, अशोधनीय। अब क्या नहीं, अब रहने दो फुल फॉर्म वगैरह, रहने दो, ये अशोधनीय रहने दीजिए बस, बहुत लिख लिया। केडी बिफोर टैक्स, I अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक नीचे वाली लाइन में केडी आफ्टर टैक्स, केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लिखा और उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। सर दोबारा क्या? मेरी मर्जी, मुझे पता है कैसे आपके माइंड में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। दो तीन लाइन का गैप छोड़िएगा, खुला खुला लिखें प्लीज, डोंट थोड़ा खिचड़ी करने का नीड नहीं है। रेडीमेबल, रेडीमेबल यानी जिनका रिडम्पशन होगा, लाइफ गिवन होगी ना, यहां नहीं होगा और यहां एन होगा, नहीं होगा, होगा, लिख लो। अब ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है ना, केडी बिफोर टैक्स आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इट्स योर चॉइस, ऊपर वाला। केडी आफ्टर टैक्स, सर पूरा रिवाइज करा दिया आपने तो। केडी बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला आया है उसको 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा। डन। आइए बगल वाली गली में चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, लाइफ नॉट,
केपी बिफोर टैक्स, केपी बिफोर टैक्स, मिस्टेक मेरे से रुकिए रुकिए रुकिए, केपी में पहले आफ्टर टैक्स आता है डी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100, आई की जगह क्या हो गया बच्चों, डी, यहां डिविडेंड, केपी बिफोर टैक्स, जो केपी आफ्टर टैक्स आया है ऊपर, उसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे। हे लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया था, इधर 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 बिफोर पे गए थे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया था, अभी आफ्टर से बिफोर पे जा रहे हैं 1 माइनस टी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पार्टीशन करवाया है ताकि आप कंपैरिजन करके इसको याद कर पाए। सेकंड, रिडीमेबल वाला एरिया, लाइफ गिवन होगी केपी आफ्टर टैक्स पहले आएगा, डी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सब कुछ सेम है, केवल आई की जगह डी ने ले ली है, सब कुछ सेम है, केवल आई की जगह डी ने ले ली है। थोड़ा खुला खुला लिखे प्लीज, डोंट हॉच पॉच। केपी बिफोर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी, सेम वही आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे। यहां पर केडी और केपी के फॉर्मूलाज ओवर होते हैं, मैंने आज की क्लास फॉर्मूला बेस्ड रखी और थोड़ा बेस बताने में टाइम लगाया, एक बार फोकस करेंगे। और मेरे मन में एक ख्याल आता है यहीं पे, ये वहां पर 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले बिफोर फिर आफ्टर निकाल रहे थे, या आफ्टर से बिफोर क्यों निकाला, इसका रीजन क्या है, आइए रीजन बताते हैं। वैसे काम का कुछ नहीं है बट नॉलेज के लिए होना चाहिए। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा फॉर्मूला, फाइन। फिर एक नया पे ले लेते हैं। बच्चों मैं एक कंपनी हूं, और फरमाइएगा, आप मेरे डिबेंचर होल्डर्स, मैं आपको यहां से दूंगा इंटरेस्ट, कंपनी जो इंटरेस्ट देती है ये टैक्स देने से पहले देती है, ऐसा आपको पता होगा शायद तक, मैं वो बता देता हूं। कंपनी जो प्रॉफिट होते हैं वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होते हैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड, इसमें से कंपनी पहले इंटरेस्ट चुकाती है, उससे होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स चुकाती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें से कंपनी फिर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड वगैरह देती रहती है, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड वगैरह देती है। यानी टैक्स से पहले इंटरेस्ट दिया जाता है और बाद में डिविडेंड दिया जाता है, ये बात पता है क्या। तो कंपनी ने जब इंटरेस्ट पे किया तब कंपनी ने टैक्स पे कर दिया था या नहीं किया था, जवाब दीजिएगा, नहीं किया था। यानी कंपनी ने यहां पर एक डिबेंचर होल्डर को 2000 रुपीज दिए हैं, तो ये इंटरेस्ट है, हाँ है, लेकिन इंटरेस्ट कैसा है, बिफोर टैक्स है। अब डिबेंचर होल्डर को इसमें से टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो टैक्स पेड नहीं होता, टैक्स बाद में डिबेंचर होल्डर को चुकाना पड़ता है। यानी जो ये प्रॉफिट था ये इंटरेस्ट बिफोर टैक्स था, और इसके बाद आएगा इंटरेस्ट, पहले कैसा आता है बिफोर, और उससे कौन सा आएगा आफ्टर। ये बात समझ में आ रही है? यही कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो उससे पहले टैक्स पे कर चुकी होती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देती है। तो यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जब बटा है तब कंपनी टैक्स दे चुकी, क्या दे चुकी।
अब जो प्रेफरेंशियल होल्डर को 1600 रुपए मिले हैं ये आफ्टर टैक्स मिले हैं, इसको टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब प्रेफरेंशियल चाहता है कि बिफोर टैक्स कितने थे, तो भैया आफ्टर से किस पे चले जा, अगर कंपनी टैक्स पे नहीं करती तो तेरे को कितना मिलता, फिर तेरे को टैक्स पे करना पड़ता, निकालना चाहता है। तो समझ में आ रही बात, यहां बिफोर मिलता है उससे आफ्टर पे जाते हैं, आफ्टर मिलता है बिफोर पे जाना चाहते हो तो निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कारण है टैक्स दोनों के बीच में पे होता है। तो अपन ने भी तो प्रेफरेंशियल्स केपी में आफ्टर से बिफोर पे जा रहे हैं और डिवेंचर्स में केडी में बिफोर से आफ्टर, छोटा सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं। क्या क्लास के फॉर्मूलाज याद हो पा रहे हैं हल्के से? याद करने के लिए आप हल्का सा सॉरी पिछले पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए मैंने सारे फॉर्मूले अभी तक जितने पढ़ाए सभी एक साथ ले आया। सर फॉर्मूले बहुत सारे होंगे, जी नहीं, आपको पता है फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, केवल 2 फॉर्मूले और बचे चैप्टर में, छोटे छोटे से 2 फॉर्मूला, तो इतना सा बचा है, बाकी फॉर्मूले खत्म। ओवा ओवा ओवा, बस जो बड़ा था केडी और केबी पहली क्लास में ही खत्म कर दिया। तो इन फॉर्मूलाज को रिकॉल करके घर से मत आना, हम कल यहीं आकर के रिकॉल करेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल ही चालू कर दी जाएगी। बुक्स हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे चाहिए गरिमा पब्लिकेशन, MR अग्रवाल बुक, फर्क नहीं पड़ता, नहीं लग पाते कल तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्लास में बहुत सारी बुक्स हैं, हम आपस में अरेंज कर लेंगे। वन मोर थिंग, चैप्टर की पीडीएफ एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक रिसेप्शन से मिल जाएगा, रिसेप्शन आपकी पूरी मदद करके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवा के एक्सेस दे देगा, ठीक है? तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन, भाई साहब डिस्टर्बेंस बंद करें प्लीज, इन माय ओपिनियन बुक और कॉपी और पेन और कैलकुलेटर प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन, डिसिप्लिन दोनों जगह जरूरी है। या फिक्स टाइम पर पढ़ें, फिक्स टाइम से और फिक्स कंसंट्रेशन से अपने साथ सिस्टम के साथ पढ़ें, तभी आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। इसके अलावा एक बुक और मार्केट में आती है आरबीडी की विजय सुरोलिया। इस बुक को मैं बच्चों को परचेज नहीं करवाता, इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ी हुई बुक से कर लेते हैं, जितनी हमें करनी होती है उतनी, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एक बुक की प्रैक्टिस मोर देन इनफ है वैसे यहाँ पर, बाकी फिर पढ़ेंगे कल सेम टाइम सेम चैनल।